सुनिए जी, रात के 11 बज रहे हैं। आप कब तक घर आएंगे? सुबह चिंटू और पिंकी का स्कूल भी होता है। मुझे उनका टिफिन रेडी करने के लिए सुबह 5 बजे ही उठना होता है। मैं सोने जा रही हूँ और मैं आपका खाना लगाकर टेबल पर रख देती हूँ। गरिमा ने अपने पति अखिलेश से सहज लहजे में फोन पर कहा। वो जानती थी कि अगर उसने पत्नी का हक समझते हुए अखिलेश को जल्दी घर आने को कहा तो वो फोन पर ही चिल्लाना शुरू कर देगा। मेरे आने तक जगती रहना, गर्मा गर्म पराठे ही सेक कर देना, मैं कोई ठंडा खाना नहीं खाने वाला, अखिलेश ने उधर से जवाब देते हुए कहा। पर आपको समय का ध्यान भी तो रखना चाहिए। घर से बाहर इस वक्त आप जरूरी काम तो कर नहीं रहे होंगे, दोस्तों के साथ ही मौज कर रहे होंगे। मैं थोड़ी देर आपका और इंतजार करूंगी, फिर सो जाऊंगी, गरिमा ने स्पष्ट रूप से कहा। रात 12:30 बजे अखिलेश घर आता है। फ्लैट था इसलिए किसी प्रकार का डर नहीं था। कैमरे लगे हुए थे, 24 घंटे की सिक्योरिटी थी, इसलिए गरिमा ने मेन गेट अंदर से लॉक नहीं किया था। अखिलेश दरवाजा खोलकर अंदर आता है। डाइनिंग टेबल पर ढकी हुई खाने की थाली देखकर जोर से चिल्लाता है, गरिमा उठो जल्दी और उठाओ अपना ये खाना और दोबारा गर्म करके लाओ। उसकी आवाज से गरिमा तो जगी नहीं, पर अखिलेश की माँ अपने कमरे से बाहर आकर कहती है, कब से सो गई है बहू, लाओ मैं ही खाना गर्म करके ले आती हूँ। बहू को तो तेरी कुछ फिक्र नहीं है, पति ने खाना खाया या नहीं, पर वह महारानी खा पीकर घोड़े बेचकर आराम से सो गई। अब मुझे ही इस उम्र में अपने बेटे का ध्यान रखना होगा। अखिलेश की माँ विमला जी बोली और अपने बेटे को समझाने की बजाय उन्होंने उसे और भी भड़का दिया। अखिलेश गुस्से से लाल पीला होता हुआ गरिमा के पास गया और सोए हुए ही उसका हाथ खींचकर उसे उठाया और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। मैंने तुमसे कहा था ना मेरा इंतजार करने को, तो तुम सो कैसे गई? पति के लिए गर्म खाना तक नहीं लगा सकती? यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने? जाओ अभी के अभी गर्म खाना परोसो, अखिलेश ने कहा। रात 11:30 बजे तक मैं आपका इंतजार कर रही थी, फिर गर्म पराठे सेक कर कैसरोल में रख दिए। मैं बहुत थक चुकी थी, आज काम वाली भी नहीं आई थी। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, उन्हें पढ़ाना भी होता है। अगर इस वक्त आप बाहर से मेहनत करके आए होते तो मैं बेशक आपका इंतजार करती, पर आपने तो वैसे भी दोस्तों के साथ ड्रिंक किया होगा और ड्रिंक के साथ स्टार्टर के नाम पर काफी कुछ तो खा लिया होगा, तो पूरा खाना खाकर ही आना चाहिए था ना। बेवजह रात के 12 बजे हंगामा करने का क्या मतलब? रोज रोज मैं इंतजार करके थक चुकी हूँ, अब तो मेरी सेहत पर भी असर पड़ने लगा है, गरिमा ने कहा। अखिलेश ने फिर एक थप्पड़ गरिमा के गाल पर जड़ दिया। समझ नहीं आ रहा तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ? दोबारा से खाना गर्म करके परोसो और गरम गरम पराठे सेकना, नहीं तो अभी तेरे भाई को फोन लगाता हूँ, अखिलेश ने कहा। गरिमा की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। बहू, अब तुम्हारा रोना धोना हो गया हो तो फटाफट से मेरे बेटे के लिए खाना परोसो। बेचारा दिन भर बाहर काम करके थक हार कर घर आता है, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पेट पालता है। बदले में तुम्हारी किटकिट से परेशान होकर उसने हाथ उठा भी दिया तो ऐसा क्या हो गया जो आंसू बहा रही हो? सास विमला जी बोली। इतने में गरिमा की छोटी ननद सोनम भी अपने कमरे से बाहर आ गई। क्या भाभी, यह रोज रोज का तमाशा है आप लोगों का? चैन से सोने भी नहीं मिलता इस घर में, सोनम बोली। जाओ भाभी, किचन में 2 मिनट के अंदर खाना नहीं परोसा तो भैया दोबारा आपकी अच्छी खासी धुलाई कर देंगी। गरिमा आंसू पोंछती हुई डाइनिंग टेबल पर रखी थाली किचन में ले जाती है, पराठे के लिए दोबारा से आटा लगाती है और एक तरफ स्टोव पर सब्जी गर्म करने रखती है। बेटा जल्दी घर आया करना, आते ही बहू को 2 थप्पड़ मार दिया। एक ही दिन में सारी कसर पूरी कर लेगा क्या? कहीं बहू ने अपने मायके वालों को खबर कर दी या सब कुछ छोड़ छाड़ कर मायके चली गई तो? तेरी बहन की भी अभी शादी होनी बाकी है, बात फैलते देर नहीं लगती, विमला जी ने कहा, जिसने पहले आग लगाई थी अब आग को बुझाने चली थी। अरे कहीं नहीं जाने वाली है, बाप तो है नहीं इसका, मायके में सौतेली माँ है और साथ में सौतेला भाई, वह भी अपनी पसंद की बीवी लाकर बैठा है।
इसे तो यही बितानी होगी पूरी जिंदगी। शादी की शुरुआत से ही तो आपने कह रखा था कि पत्नी को दबाकर रखना, नहीं तो सर पर चढ़ जाएगी। पहले भी तो उस पर कई बार हाथ उठा चुका हूँ, अखिलेश ने कहा। अरे तेरे मारने से हाथ पैर में कहीं ज्यादा चोट आ गई तो घर के काम कौन करेगा? हमसे तो नहीं होते अब घर के काम। जब से इसकी भाभी आई है हफ्ते 10 दिन में 1-2 बार मायके से फोन गरिमा के पास आ ही जाता है। बातों बातों में बहू ने 1 की 2 करके बता दी तो विमला जी बोली। इतने में गरिमा गर्मा गर्म खाना ले आई। अखिलेश ने एक निवाला खाया ही था कि थाली को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। बाप रे, कितनी तेल वाली सब्जी बनाई है, नमक भी तेज है। 9 साल हो गए हैं शादी को, पर ढंग का खाना बनाना नहीं आया अभी तक। इतना बोलकर अखिलेश कमरे में चला गया। जब पेट में जगह ही ना हो तो भरी थाली भी आकर्षित नहीं करती। हमेशा की तरह गरिमा लग गई सफाई करने और सास और ननद चली गई अपने कमरे में। अखिलेश अक्सर ही बहुत बदतमीजी से गरिमा के साथ व्यवहार करता। गरिमा और अखिलेश की शादी को करीब 9 साल हो चुके थे। उन्हें एक 7 वर्षीय बेटे और 5 वर्षीय बेटी के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त था। अखिलेश के पिता का स्वर्गवास हो चुका था। उसके ऊपर अपनी माँ और 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी थी। एक बहन की शादी उसने 3 साल पहले कर दी थी। अब छोटी बहन सोनम भी शादी लायक हो चुकी थी। गरिमा जब मात्र 4 साल की थी तभी उसकी माँ गंभीर बीमारी से चल बसी थी। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ गरिमा के साथ सामान्य व्यवहार रखती, ना ज्यादा प्यार दुलार करती पर परेशान भी नहीं करती। बेटे के होने के बाद वह अपने बेटे की परवरिश में लगी रहती। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद अखिलेश का रिश्ता गरिमा के लिए आया। अखिलेश के बारे में ज्यादा छानबीन नहीं की गई, बस उसके पास अपना घर था, अच्छी नौकरी थी, यही गरिमा के पिता के लिए काफी था। अखिलेश और गरिमा की शादी के बाद अखिलेश की मां ने सोचा बहू आने के बाद उनका घर में और बेटे के जीवन में महत्व कम ना हो जाए, इसलिए अपने बेटे से वह हमेशा पत्नी पर काबू रखने को कहती। वह कहती कि पत्नी को ज्यादा महत्व ना दिया जाए, नहीं तो सर पर चढ़ जाती है। विमला जी बहू बेटे को आपस में ज्यादा समय भी बिताने नहीं देती। बहू को सारा दिन घर के कामों में ही उलझाए रखती ताकि पति पत्नी एक ना हो जाए। अखिलेश शादी के बाद भी दोस्तों के साथ खाने पीने में ही ज्यादा समय बिताता, रोज देर रात घर आता। विमला जी बेटे को समझाने की बजाय बेटे को ही बहू के खिलाफ भड़काती। गरिमा घर की नौकरानी बनकर रह गई थी। सच कहते हैं लोग, मर्द अगर कान का कच्चा हो तो उसका घर कभी नहीं बस सकता। सास अगर अपने बेटे को बहू के साथ नहीं देख सकती तो घर घर जाकर उसके लिए लड़की क्यों देखती है, उसकी शादी क्यों करवाती है। बच्चे होने के बाद गरिमा का ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों की परवरिश और घर के कामों में ही बीतता। उस पर भी रोज पति के हाथों किसी न किसी बात पर पिटती। उसे पता था मायके में पिता है नहीं, सौतेली माँ है, जिन्होंने शादी के वक्त ही उससे कह दिया था कि राजी खुशी 2-4 दिन के लिए मायके आओगी तभी मायके के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, वरना मायके में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। गरिमा पति पर फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि इमोशनली भी निर्भर थी, इसलिए बच्चों की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। हिम्मत ही नहीं बची थी उसमें गलत के खिलाफ आवाज उठाने की। कुछ दिनों बाद गरिमा के पास उसकी भाभी सुरेखा का फोन आता है। नमस्ते दीदी, आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत परेशान हो या दुखी हो। दीदी, आप मुझे अपनी छोटी बहन ही समझो, आप मुझे अपनी परेशानी का कारण बता सकती हो, शायद मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ। दीदी, मेरी शादी के वक्त जीजाजी और आपकी सास को मैंने आपके ऊपर गलत शब्दों का उपयोग कर चिल्लाते हुए देख लिया था, इसलिए मैं खुद सामने से फोन करके आपका हालचाल पूछती रहती हूँ। मुझे लगता है कि आपके ससुराल वाले आपको परेशान करते हैं। आप मुझसे निसंकोच कह सकती हैं। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है जो संभाला नहीं जा सकता तो आप मुझसे कह सकती हैं। ऐसा मत सोचना कि पापा नहीं है तो भाई भाभी
जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। भाभी के इतना कहते ही गरिमा के मन का गुब्बार फूट पड़ा। उसने 9 सालों से चल रही पति और सास की जातियों के बारे में अपनी भाभी सुरेखा को बता दिया। कुछ दिनों बाद गरिमा की बड़ी ननद की गोद भराई के कार्यक्रम में देने के लिए विमला जी ने गरिमा से उसकी माँ की आखिरी निशानी कान के झुमके मांगे। बहू, तुम्हारे पास जो मीनाकारी किए हुए झुमके हैं वह तुम्हारी ननद को गोद भराई में दे देते हैं। अभी सोना बहुत महंगा है, बेकार में 50-60 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। पर माँ जी, वह मेरी स्वर्गवासी माँ की आखिरी निशानी है मेरे पास। आप चाहे तो अपने बेटे से कहकर नया जेवर खरीद ले या हमारी हैसियत के अनुसार सगुन का लिफाफा कर दीजिए। वैसे आपके पास भी तो कान के झुमके, अंगूठियाँ, सोने की चैन, सोने के कड़े हैं, उनमें से कुछ दे दीजिए। मुझे शादी में चढ़ाए गए जेवर पहले ही आप दीदी को शादी में दे चुकी हैं। मैं अपनी माँ की आखिरी निशानी हरगिज नहीं दूंगी, गरिमा ने हिम्मत के साथ कहा। सास ने नाराज होते हुए बात को गलत तरीके के साथ अखिलेश के सामने रखा। अखिलेश ने इसे अपनी माँ का अपमान समझा और गरिमा को खूब खरी खोटी सुनाई। उसके ऊपर हाथ तक उठा दिया। उसने गुस्से में गरिमा के भाई को फोन लगाया और बोला, समझाओ अपनी बहन को, एक जेवर के लिए इसने घर में कलह मचा रखी है। अगले ही दिन गरिमा के भाई भाभी आते हैं। जीजा जी, अगर आप ये सोचते हैं कि हम गलत का साथ देंगे तो ये सरासर गलत है। आपको किसी भी सूरत में गरिमा दीदी पर हाथ उठाने का हक नहीं है। वह आपके और आपके परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करती। बदले में उन्हें क्या मिला? ताने और घुटन भरी जिंदगी। आपने अपनी पत्नी की खुशियां अपनी माँ के हाथों गिरवी रख दी। दीदी ने सामने से हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरे खूब पूछने पर उन्होंने सब कुछ हमें बता दिया। अगर आज के बाद आपने दीदी पर हाथ उठाया तो हम आप लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कर देंगे। हम नहीं चाहते कि दीदी का घर टूटे, पर आप लोग अपनी हद भूल जाओगे तो दीदी के लिए हमारे दिल और हमारे घर में जगह हमेशा रहेगी। ये मत सोचिएगा कि दीदी बेसहारा या लावारिस है। उनके भाई भाभी हैं उनके साथ। आपको दीदी को पत्नी का हक और जगह देनी होगी। हर रिश्ते का अपना अपना स्थान होता है, ये आपको समझना होगा। सुरेखा ने अखिलेश से हाथ जोड़ते हुए कहा। भाई भाभी अखिलेश को समझाकर चले गए। इस घटना के बाद अखिलेश और उसकी माँ विमला जी को एहसास हो गया कि गरिमा बेसहारा नहीं है। उसके साथ जैसा चाहे व्यवहार नहीं कर सकते। अगर बात बढ़ गई तो समाज में उनकी भी बदनामी हो सकती है। बेटी की शादी पर भी खतरा मंडरा सकता है। अखिलेश का बसा बसाया घर टूट सकता है। उसके बाद अखिलेश अपने आप पर काबू रखना सीख गया। पत्नी पर हाथ उठाने से बचने लगा। दोस्तों, अगर बेटियां ससुराल में घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है तो मायके वालों को ढाल की तरह उनके साथ खड़े रहना चाहिए। ससुराल वालों को समझाएं, कानून की मदद भी ले। अपनी बेटियों को गलत के खिलाफ आवाज उठाना जरूर सिखाएं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।